एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज आपको कवर करवाए जाएंगे हमारे इस वीडियो का सभी पार्ट देखने के बाद आपको भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता को, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार को, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन डी है प्रस्तावना को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रस्तावना हो जाएगा। मतलब भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रस्तावना हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भारतीय संविधान की आत्मा नहीं कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रस्तावना हो जाएगा। प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूलभूत का मतलब होता है मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करना हो जाएगा। मतलब मूल अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, ना कि समाज के, ना कि ऑप्शन ए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, और ना तो ऑप्शन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना, ना तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को संतुष्ट करना। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत का मतलब मौलिक होता है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। ये मूलभूत यानी मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि ये समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और ये जो ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है, जबकि ऑप्शन बी जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये हमारा ही मौलिक अधिकार था जिसको 19 के ई में डाला गया था, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के ई में डी और ई में डाला गया था। तो ये अब उसको हटा करके ये 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। यानी पहले था अब नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार पहले था अब नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको कंफर्म कर देते हैं कि ये मूल अधिकार और कानूनी अधिकार होता क्या है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो केवल व्यक्ति पर लागू होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को छीन लिया जाता है तो वह व्यक्ति, उसकी जिंदगी जो है जिंदगी नहीं रह जाती है। जबकि जो कानूनी अधिकार होता है, कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे कोई भी व्यक्ति या पड़ोसी नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार छीन सकती है, लेकिन सरकार छीन सकती है। समझ गए? लेकिन एक बात और, अगर कहीं विदेशी आक्रमण या कोई भी इमरजेंसी पड़ गया हो तो राष्ट्रपति जो है हमारे जो मूल अधिकार हैं उसको निलंबित कर सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है, निलंबित कर सकता है। मतलब थोड़ी समय के लिए वो रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पहले प्राथमिक अधिकार था किंतु अब यह केवल कानूनी अधिकार हो गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पक्षपाती हक, ऑप्शन बी है जायदाद का हक, ऑप्शन सी है शोषण के खिलाफ, ऑप्शन डी है मजहबी आजादी का हक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जायदाद का हक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमने जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, जायदाद संपत्ति का अधिकार संपत्ति के अधिकार के जैसा ही है जायदाद का हक। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जायदाद का हक हो जाएगा। मतलब ये पहले प्राथमिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था, किंतु अब ये केवल कानूनी अधिकार बन चुका है। मतलब इस पर कानूनी अधिकार का मतलब होता है केवल इस पर सरकार कानून बना सकती है, इस पर नागरिकों का कोई हक नहीं होगा। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों की संख्या अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ऑप्शन सी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी के सभी सत्य है। मतलब पहला, संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, ये भी सत्य है। ऑप्शन बी जो मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, ये भी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? जो अनुच्छेद 14 है इनमें कानून की समानता का अधिकार है वो किस देश से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूएसए से, ऑप्शन बी है ब्रिटेन से, ऑप्शन सी है रूस से, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्रिटेन से हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 14 क्या है आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि अनुच्छेद 14 भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये समता और समानता का अधिकार है क्या। तो दोस्तों कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का जो समान संरक्षण और समान समानता की बात करता है वो अनुच्छेद 14 है। इसका मतलब होता है कोई भी राज्य जो है भारत के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष जो है समान निगाह से देखेगा और समान संरक्षण भी देगा। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी, ऑप्शन बी है शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की अनुमति, ऑप्शन सी है मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है प्रेस की स्वतंत्रता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 9। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय के पास, ऑप्शन बी है संसद के पास, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के पास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संसद के पास हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है संसद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संसद हो जाएगा। मतलब मौलिक अधिकारों में जो भी संशोधित कर सकता है वो कौन है? तो राष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन संसद है। मतलब संसद ही क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधित कर सकता है या वही संशोधित करने के लिए सक्षम भी है। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी इसको इंग्लिश में डीपीएसपी भी बोलते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन सी है सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन डी है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हो जाएगा। दोस्तों डीपीएसपी क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, ये भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ने बताया नहीं, नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन करवाते चले गए और पता ही नहीं है कि नीति निर्देशक तत्व होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कुछ दशाओं में सरकारी सहायता आपको मिलता है, जैसे बुढ़ापा, विकलांग, शिक्षा में बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा में वृद्धा पेंशन योजना मिलता है, विकलांग में 3 पहिया साइकिल भी मिलता है, और शिक्षा में बुढ़ापा में भी शिक्षा का अधिकार दिया है हमारे भारतीय संविधानों ने। इतना अच्छा तो संविधान हमारा बनाया गया है। तो इन्हीं सब का जो जिक्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ये भाग 4 में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है, उसमें ही किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? मतलब एक बार आपसे सुन लीजिए, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाग 4 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी है नागालैंड में, ऑप्शन सी है गोवा में, ऑप्शन डी है मिजोरम में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोवा हो जाएगा। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें समान सिविल संहिता ये लागू है। जब बात हुई है समान सिविल संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की, तो आइए देख लेते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या होता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 44 है, ये उसी से संबंधित है।
अनुच्छेद 44 जैसे राज्य जो है भारत के समस्त राज्य में नागरिकों को एक समान सिविल संहिता उपलब्ध कराएगी। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि ये करवा ही देगी, तो ये करवाएगी ऐसा भविष्य में कहा गया है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, इस पर कोई भी नागरिक इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जैसे मूल अधिकार का हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत, तो लेकिन अगर आपका डीपीएसपी का हनन होता है तो आप उसमें नहीं जा सकते हो। मतलब कोई भी ये राज्य के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 48। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 44 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, ऑप्शन सी है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, ऑप्शन डी है कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण में रखना हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संथानम रिपोर्ट पर, ऑप्शन बी है स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, ऑप्शन सी है अशोक मेहता रिपोर्ट पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपीएससी के भी परीक्षाओं में इसका जिक्र हुआ है, इसको पूछा गया है। तो दोस्तों ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने ऑप्शन सुन लिया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर हो जाएगा। मतलब ये किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर जोड़ा गया था। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? कौन सा ऐसा है जो राजकीय भाषा नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है काश्मीरी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है राजस्थानी, ऑप्शन डी है मैथिली। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थानी हो जाएगा। मतलब ये कोई भी राजकीय भाषा नहीं है। भारत की राजकीय भाषा टोटल 22 हैं, जिसमें से ये ऑप्शन सी राजस्थानी भाषा कोई भी राजकीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, किसमें मिलती है? आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है प्रस्तावना में मिलती है, ऑप्शन बी है मूल अधिकारों में, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यानी डीपीएसपी में, ऑप्शन डी है स्वतंत्र न्यायपालिका में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रस्तावना में हो जाएगा। मतलब भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक किसमें मिलती है? तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी ऑप्शन ए प्रस्तावना में मिलती है, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा। मतलब जो भारतीय संविधान में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व लिया गया है वो आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। मतलब आप सोच भी सकते हैं भारत का जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो वहाँ का जो डीपीएसपी का सिद्धांत होगा यहाँ पर भारत के जैसा थोड़ा बहुत मिलता होगा, पूरा नहीं लिया होगा। जितना भी भारत में ज़रूरत होता है उतना ही केवल लेते हैं। पूरा का पूरा संविधान जो नीति निर्देशक तत्व में है दिया गया है आयरलैंड के संविधान में, उनमें से पूरा का पूरा नहीं लेंगे। जो अपने देश के लिए भारत के लिए ज़रूरी होगा केवल उतना ही लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में स्थापित है? नौकरी में समान अवसर का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में स्थापित है? तो आपका राइट आंसर क्या? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 16 हो जाएगा। दोस्तों इसमें बताया गया कि नौकरी में समान अवसर सभी को मिलेगा। आजकल क्या होता है कि वैकेंसी बहुत कम निकलती है। वैकेंसी कम निकलने के कारण जो छात्र पढ़े लिखे हैं उन लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है।
और यहाँ पर अनुच्छेद 16 में कह भी दिया गया है कि नौकरी में समान अवसर सबको उपलब्ध कराया जाएगा। आज भी सीट जो है आरक्षित है सबके लिए, SC ST के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, और जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अलग है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में बांटा भी गया है। तो नौकरी में समान अवसर का बात भी कर रहा है अनुच्छेद 16। ये कुछ सटीक बैठ नहीं रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है UK से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है रूस से, ऑप्शन डी है USA से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी USA से हो जाएगा। मतलब भारतीय संविधान के से अपने मूल अधिकारों की जो संकल्पना ग्रहण की है विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी USA के संविधान से हो जाएगा। मतलब USA अमेरिका को कहा जाता है, तो अमेरिका के संविधान से ये जो मूल अधिकार लिए गए हैं ये अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संसदीय पद्धति की सरकार, ऑप्शन बी है विधि का शासन, ऑप्शन सी है विधि निर्माण प्रक्रिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। मतलब ब्रिटिश संविधान की विशेषता ये तीनों के तीनों हैं। जैसे संसदीय पद्धति की सरकार ये भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है, विधि का शासन जो है ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी ब्रिटिश के ही संविधान से लिया गया है। तो ये भारतीय संविधान में शामिल किया गया है तीनों का तीनों, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना निहित की गई है या सम्मिलित की गई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी है संविधान की 4th अनुसूची में, ऑप्शन सी है संविधान की 3री अनुसूची में, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। इसी में ही आपको बताया गया है कि राज्य के लोक कल्याण की बात की जाएगी, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 17वें, ऑप्शन बी है 14वें, ऑप्शन सी है 24वें, ऑप्शन डी है 13वें। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 17वें हो जाएगा। मतलब अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जो है इसका अंत कर दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 17वें हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो हमने आपको अभी बताया कि यह अनुच्छेद 17 से संबंधित है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 17 है क्या। दोस्तों ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर छुआछूत जो होगा वो मान्य नहीं होगा। यानी गांव में अभी भी आप लोग समझते होंगे कि छुआछूत का प्रचलन है, कहीं कहीं पर होता है, वैसे आजकल तो समाप्त ही हो गया है। पहले तो ये बहुत हम लोग के ज़माने में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। तो गांव में अभी भी छुआछूत का प्रचलन होता है और हम लोग देखते हैं कि ये निम्न जाति वाले नीचे बैठते हैं और उच्च जाति वाले ऊपर बैठे रहते हैं। तो अगर नीचे जाति वाला कहीं ऊपर भी बैठ जाता है तो वो भी कहता है कि आप नीचे तुरंत बैठो या फिर उसको साफ कर देना तब बैठो। आज भी ऐसा होता है। तो इसका भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत कोई पूछेगा तो अनुच्छेद 17 के तहत इसका सफाया यानी अंत हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, मान्यता किसको प्रदान करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, यानी भाषाई अल्पसंख्यक मतलब जो भाषा के आधार पर मतलब ऐसी भाषा है जिनकी संख्या बहुत ही कम है, तो वो क्या हो जाएंगे? केवल भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को, ऑप्शन डी है धार्मिक, भाषाई एवं निजातीय अल्पसंख्यकों को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं आता है? राज्य सूची में किसको शामिल नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है जेल, ऑप्शन सी है सिंचाई, ऑप्शन डी है सुरक्षा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुरक्षा हो जाएगा। मतलब कृषि, जेल और सिंचाई को भारतीय की राज्य सूची में शामिल किया गया है, जबकि कौन सा नहीं किया गया है? तो ये सुरक्षा हो जाएगा। सुरक्षा राज्य की सूची में नहीं है। अगला नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए निम्नलिखित रिटों में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है?
एक बार आपसे हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति करने के लिए निम्नलिखित रिटों में से कौन सी रिट जो है जारी की जा सकती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है निषेध, ऑप्शन डी है उस प्रेशर लेख। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप इसको कमेंट में बताइएगा, चाहे जिस प्रकार से बताइए, आप भी कमेंट में कुछ ना कुछ बताइए। हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन बी है भारत के महान न्यायवादी द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालयों द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों हो जाएगा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वायत्तता सुनिश्चित करता है? व्यक्तिगत स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है वारंटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपने ये 30 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर लिए होंगे, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछे जा सकते हैं, कई बार, एक बार नहीं, जितनी बार आप पेपर दोगे उतनी बार पूछे जा सकते हैं। आने वाले समयों में तो पूछे ही जाएंगे। अगर आपने इन सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उन लोगों को शेयर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जिसको इस वीडियो की बेहद ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।